सोवियत लड़ाई से की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ सही समय पर दिया गया उचित जवाब है। रूस यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हर वह चीज करें जिससे दुनिया में युद्ध फिर दोबारा ना हो। अपने भाषण में पुतिन ने कहा कि नाटो हमारी सीमा पर रूस के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सैनिक पूरी तरह से अस्वीकार खतरे का सामना कर रहे हैं। हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहा है। हमने प्रण किया है कि रूस हिटलर की तरह यूक्रेन को भी जंग में पराजित कर देगा। इस जंग में जीत हमारी ही होगी। इस दौरान यूक्रेन जंग में मारे गए रूसी सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। रूस में विजय दिवस के मद्देनजर शहरों की सड़कें लाल रंग से सोवियत झंडों और नारंगी काले रंग की धारीदार सैन्य रिबन पट्टी से पटी हुई थी। ग्रेट पैट्रियाटिक वॉर से जुड़े स्मारकों पर पूर्व सैनिकों के समूह पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। रूस में द्वितीय विश्व युद्ध को ग्रेट पैट्रियाटिक वॉर के तौर पर भी जाना जाता है। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई से सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि आज जो लोग शाहीन बाग में बांग्लादेशी रोहिंग्या के अवैध ठिकानों को बचाने के लिए सड़क पर लेट गए हैं, जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी। उधर दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल को एक पत्र में लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आज से 1 साल पहले ताहिर हुसैन की अवैध गैर कानूनी बिल्डिंग का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया था। इसी अवैध बिल्डिंग से बम, एसिड, गुलेल सब बरामद हुआ था। इसी बिल्डिंग में वीर आईबी अफसर अंकित शर्मा की भी हत्या हुई थी। कृपया ताहिर हुसैन की अवैध बिल्डिंग गिराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की उस याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है जिसमें पार्टी ने दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में जारी अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। कोर्ट इस याचिका पर सोमवार दोपहर 2 बजे से सुनवाई उन्होंने की और इससे पहले दिल्ली नगर निगम की एक टीम ने शाहीन बाग में बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को गिराने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद इस कार्रवाई को रोकना पड़ा। माकपा की ओर से अधिवक्ता बीजू पी रमन ने अपनी याचिका में कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है कि वे लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यह गलत है। वह ना तो अवैध तरीके से रह रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनके घर गिराने से पहले उन्हें नोटिस भी जारी नहीं किया, इसलिए कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक है। जारी जानकारी के मुताबिक 4 मई से शुरू हुआ यह अभियान 13 मई तक चलेगा। दरअसल दक्षिण निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने बताया कि ईद के बाद अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चरण शुरू हो गया था और इस संबंध में दक्षिण पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर फोर्स मांगी गई थी। बुधवार को करनी शूटिंग रेंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ सामान्य रूप से अभियान भी चलाया गया। सड़कों पर फैले अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए साफ कर दिया गया। मुंबई में शिवसेना मुख्यालय मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद में घिरी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा आज दिल्ली में हैं। वे वहां पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र के अफसरों द्वारा जेल में उनके साथ बुरे बर्ताव की शिकायत करेंगे। राणा दंपति ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की कोई अवमानना नहीं की है। मुंबई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राणा दंपति ने कहा कि भाजपा की पीठ में छुरा घोंपने वाले सीएम उद्धव ठाकरे को हम नियत सिद्धांतों का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। राणा दंपति ने यह भी कहा कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोई कोर्ट की अवमानना नहीं की है। राणा दंपति को 4 मई को विशेष कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत शर्तों के रूप में कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान वे ऐसा अपराध दोबारा नहीं करें, प्रेस को संबोधित ना करें, वह इस केस में मीडिया से बात भी ना करें। राणा दंपति को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इससे शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए थे। 5 मई को जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा को मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके वकील ने तब कहा था कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बदन दर्द की शिकायत है। रविवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। एनआईए ने आज मुंबई में पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और कुछ हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ मुंबई में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी शुरू की। छापेमारी के बीच एनआईए ने हाजी अली व माहिम दरगाह के प्रबंध ट्रस्टी सुहेल खंडवानी व सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरेवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार और अन्य जगहों पर जारी है। कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग तस्कर दाऊद से जुड़े थे। एनआईए ने इस संबंध में फरवरी में केस भी दर्ज किया था। इसके खिलाफ छापों की कार्रवाई आज से शुरू की गई है। सलीम फ्रूट को घर पर मारे गए छापे के दौरान पकड़ा गया। सलीम फ्रूट के ठिकानों पर छापे के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। इनके अलावा माहिम इलाके से कयूम नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।
एनआईए के सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से भी संबंधित है। मंत्री नवाब मलिक को दाऊद की बहन हसीना पारकर से जमीन खरीदने व उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। विजय दिवस परेड में पुतिन ने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से की। कहा, पश्चिमी देशों को सही समय पर दिया गया उचित जवाब। बुलडोजर पर राजनीति, कपिल मिश्रा बोले, पहरे गिरे वो कातिल बिल्डिंग। तेजस्वी ने कहा, अहम मुद्दों से हटाया जा रहा है ध्यान। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ माकपा की याचिका मंजूर। थोड़ी देर में होगी सुनवाई। मोदी शाह से करेंगे शिकायत। राणा दंपति का आरोप, जेल में किया गया बुरा बर्ताव। पुलिस ने दी जमानत रद्द करने की अर्जी। मुंबई में दाऊद के गुर्गों पर छापे, 20 ठिकानों पर एनआईए की जांच। हाजी अली दरगाह का प्रबंध ट्रस्टी सुहेल खंडवानी और सलीम फ्रूट हिरासत में। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस टीएम की बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के मनकाचर पहुंचे। यहां उन्होंने कामाख्या देवी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा भी मौजूद रहे। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं और यहां वह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह मनकाचर सेक्टर पहुंचे और असम बांग्लादेश सीमा पर स्थित की समीक्षा भी की। इस दौरान सीमा चौकी पर बीएसएफ और राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ एक ऑब्जर्वेशन टावर से सीमा की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत करते भी उन्हें देखा गया। वे आज बीएसएफ जवानों के साथ संवाद भी करेंगे। अर्धसैनिक बल के सूत्रों ने बताया कि शाह असम दौरे के दौरान बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घुसपैठ, मवेशी तस्करी, सीमा पर बाड़ लगाने, नदी में गश्त से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा वे मंगलवार को भी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की घटना से राजनीति गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। मृतका निशा के पिता कन्हैया यादव को उन्होंने भरोसा भी दिलाया। करीब आधे घंटे तक उन्होंने घटना के संबंध में चर्चा की। वाराणसी रवाना होने से पूर्व मीडिया को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार और बच्ची को न्याय दिलाएंगे। सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस के खिलाफ आरोप है कि पुलिस के द्वारा की गई मामले की जांच सही नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट के जज की देखरेख में जांच की मांग की। आरोप लगाया कि घटना वाले दिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी जान लेने। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। दलाली का सेंसेक्स थाने में बढ़ रहा है। जाति के आधार पर थानों में काम हो रहा है। जनप्रतिनिधि के दबाव में यूपी सरकार यह कह रही है कि कब किसे फंसाना है। न्यायिक हिरासत में मौत, फर्जी मुठभेड़, महिला आयोग की नोटिस, एनएचआरसी की नोटिस मामले में यूपी नंबर 1 है। देश के किसी भी राज्य से उत्तर प्रदेश इन मामलों में सबसे आगे है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को अमेठी के दिछौली गांव पहुंचकर चौपाल कार्यक्रम में अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों से रूबरू हुई। सांसद स्मृति ईरानी की मौजूदगी में अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान गांव के लाभार्थियों ने भी अपनी बातें रही। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से शासन से मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इससे पहले सोमवार सुबह स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से लखनऊ में भी मुलाकात की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम आवास में आयोजित बैठक में हाई लेवल पुलिस ऑफिसर मौजूद रहे। बैठक में ड्रग को लेकर बातचीत की गई। सीएम मान ने बिना किसी दबाव हर दोषी पर सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश दिए। मान ने ट्वीट किया कि हमारे नौजवान पीड़ित हैं, दोषी नहीं है। पहले बेचने वालों को पकड़कर नशे की चेन तोड़ी जाएगी, फिर नौजवानों का पुनर्वास भी कराया जाएगा। हमारा सपना पंजाब को नशा मुक्त कराने का है।
नवाशहर के पूर्व विधायक अंगद सिंह ने दोबारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। सोमवार को नवाशहर में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िग ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान वरिष्ठ नेता भारत भूषण आसू और कैप्टन संदीप शंगू भी मौजूद रहे। पंजाब चुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। अंगद सिंह सैनी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह के पति हैं। चुनाव से ठीक पहले अदिति सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गई थी। कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में जाने वाली विधायक अदिति सिंह रायबरेली से विधायक रहे बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अदिति सिंह साल 2019 में पंजाब में कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी से शादी उन्होंने की थी। अदिति सिंह ने साल 2017 में राजनीति में कदम रखा था और पहली बार विधायक चुनी गई। उन्होंने रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ा था। उनके पति अंगद सिंह भी साल 2017 में ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा था और शहीद भगत सिंह नगर से चुनाव जीते थे। अंगद सिंह नवाशहर विधानसभा क्षेत्र से, अदिति सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली विधानसभा क्षेत्र से दोनों कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधायक बने थे। दोनों ने 2017 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। दूसरा चुनाव अदिति सिंह जहां भाजपा के टिकट पर लड़ रही है, वहीं पति अंगद सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। अंगद सिंह और अदिति सिंह के बीच मनमुटाव की बात भी चर्चा का विषय बनी हुई है और अंगद सिंह ने यह खुद कहा कि वे अपनी पत्नी से 1 साल से अलग रह रहे थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। विजय दिवस परेड में पुतिन ने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से की। कहा पश्चिमी देशों को सही समय पर दिया गया उचित जवाब। बुलडोजर पर राजनीति, कपिल मिश्रा बोले पहरे गिरे वो कातिल बिल्डिंग। तेजस्वी ने कहा अहम मुद्दों से हटाया जा रहा है ध्यान। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ माकपा की याचिका मंजूर। थोड़ी देर में होगी सुनवाई। मोदी शाह से करेंगे शिकायत। राणा दंपति का आरोप, जेल में किया गया बुरा बर्ताव। पुलिस ने दी जमानत रद्द करने की अर्जी। मुंबई में दाऊद के गुर्गों पर छापे, 20 ठिकानों पर एनआईए की जांच। हाजी अली दरगाह का प्रबंध ट्रस्टी सुहेल खंडवानी और सलीम फ्रूट हिरासत में। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने आज इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष की अंतरिम सरकार बनाने की मांग के आगे झुकते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि पीएम राजपक्षे के छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार पर विपक्ष का लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कदम उठाया। 76 वर्षीय महिंद्रा राजपक्षे अपनी ही पार्टी जो है श्रीलंका पुधुजाना पेरामुना के भीतर से इस्तीफा देने के लिए भारी दबाव का सामना कर रहे थे। उनके छोटे भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हाल ही में उनका इस्तीफा चाहते थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति चाहते थे कि पीएम का इस्तीफा देश में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने में मददगार होगा। मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने तक वह अंतरिम सरकार के पक्ष में है। कोलंबो पेज की रिपोर्ट के अनुसार गोटबाया राजपक्षे की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कैबिनेट बैठक में महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और पीएम महिंद्रा ने इससे पहले भी कई बार कहा था कि वह जरूरत पड़ने पर इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के फैसले से श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा, नालका गोटाहेवा और रमेश परिथाना सहमत हैं। सूत्रों ने यह भी कहा है कि महिंद्रा राजपक्षे जो है एक विशेष बयान में अपने पद से आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वामपंथी चरमपंथी ताकतों के साथ संबंध है जो देश की एकता के लिए खतरा है। तमिल साप्ताहिक पत्रिका के 92वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा अपनी नीतियों के साथ देश में परिवर्तनकारी बदलाव ला रही है और कोरोना महामारी के प्रभाव के बावजूद अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीमा जो है उन्होंने कहा कि यहां तक कि उन जगहों पर जहां दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या राजीव गांधी सावधानी से कदम रखते थे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाते हैं और वाम अतिवादी ताकतों के साथ
खड़े होते हैं। ये ताकतें देश की एकता को खत्म कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नासमझ की तरह राजनीति कर रही है। कांग्रेस पर तीखे हमले जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस खुद को नासमझ राजनीति में शामिल कर रही है और हमें कांग्रेस मुक्त भारत की जरूरत है। उन्होंने गलतियां की हैं, भ्रष्टाचार किया है, 2G घोटाला किया है और वंशवादी राजनीति में भी वो शामिल रहे। सीतारमण ने अपने हालिया संयुक्त राज्य अमेरिका दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति हुई है उससे कई उद्योगपति हैरान हैं। अमेरिका दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों ने डिजिटल भुगतान समाधान, राष्ट्रीय भुगतान सुविधा, बारकोड रीडिंग के बारे में जानकारी ली। हम छोटे बदलाव नहीं ला रहे, जबकि बड़े बदलाव की ओर देर जो है वो अग्रसर है। प्रतिष्ठित अड़िया साहित्यकार रजत कुमार का रविवार को भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उनके परिवारजनों ने बताया कि 88 वर्ष के वे थे और हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त थे। रजत कुमार कर को साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि दोपहर तक वे ठीक थे। दोपहर में खाना खाकर आराम करने चले गए। रजत कुमार को शाम करीब 5 बजे सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह 6 दशकों तक टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा के दौरान अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। जगन्नाथ संस्कृति के वे कुशल वक्ता थे। उन्होंने पाला में उड़ीसा की मरणासन कला के पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उपेंद्र भांजा साहित्य पर एक विपुल लेखक थे। उन्होंने 7 गैर कथाएं भी लिखी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रख्यात उड़ीसा साहित्यकार रजत कुमार के निधन पर शोक भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि वह साहित्य जगत के महानायक थे। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर रजत कुमार कर सांस्कृतिक जगत के महानायक थे। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को उस तरह से देखा जाता था जिसमें उन्होंने रथ यात्रा का वर्णन किया, विविध विषयों पर लिखा और पाल कला को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी लाउडस्पीकर विवाद गहरा गया है। यहां हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना के ऐलान के बाद सुबह 5 बजे से लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हुगली में मैसूर के हनुमान मंदिर में भजन गाए। इस दौरान लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इससे पहले श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने रविवार को ऐलान किया था कि 9 मई से राज्य के 1000 से अधिक मंदिरों में सुबह 5 बजे से हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। यह ऐलान मस्जिदों में लाउडस्पीकर के खिलाफ किया गया था। श्री राम सेना के ऐलान के बाद से पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मंदिरों के आसपास भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। दरअसल श्री राम सेना की घोषणा के बाद राज्य के गृह मंत्री अरज्ञा ज्ञानेंद्र ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। प्रमोद मुतालिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार यहां मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री अरज्ञा ज्ञानेंद्र को वैसी हिम्मत दिखानी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां दिखाई है। योगी आदित्यनाथ ने वहां धार्मिक स्थलों से अनाधिकृत लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की है और अन्य को अनुमति योग्य सीमा तक आवाज सीमित रखने का भी निर्देश दिया है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के निजाम सागर के हसनपल्ली गेट पर एक लारी और एक ऑटो ट्राली से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों को आश्रित को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की है। ऑटो ट्राली येलो रेड्डी में एक समारोह में भाग लेकर लौट रही थी। कामारेड्डी जिले में एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि लारी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीएम मोदी ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि हादसे में लोगों की मौत से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विजय दिवस परेड में पुतिन ने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से की। कहा पश्चिमी देशों को सही समय पर दिया गया उचित जवाब। बुलडोजर पर राजनीति, कपिल मिश्रा बोले पहरे गिरे वो कातिल बिल्डिंग। तेजस्वी ने कहा अहम मुद्दों से हटाया जा रहा है ध्यान। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ माकपा की याचिका मंजूर। थोड़ी देर में होगी सुनवाई।
मोदी शाह से करेंगे शिकायत, राणा दंपति का आरोप, जेल में किया गया बुरा बर्ताव, पुलिस ने दी जमानत रद्द करने की अर्जी। मुंबई में दाऊद के गुर्गों पर छापे, 20 ठिकानों पर एनआईए की जांच, हाजी अली दरगाह का प्रबंध ट्रस्टी सुहेल खंडवानी और सलीम फ्रूट हिरासत में।